हेलो एंड नमस्ते दोस्तों। मैं डॉक्टर अखिलेश कुमार फिर से मुखातिब हूँ आपके सामने एक नए टॉपिक को लेकर। और वो टॉपिक है, जो मराठे इतने शक्तिशाली थे उनका भी पतन हुआ। तो उनके पतन के क्या कारण थे, आज मैं इस पर चर्चा करूंगा। उत्थान और पतन जिंदगी का नियम है, और ये चीज किसी भी साम्राज्य के लिए, राजतंत्र के लिए या हर चीज के लिए करीब करीब लागू होता है। किसी भी साम्राज्य का, वंश का या संस्था का, या यूं कहें कि कोई भी ताकतवर अगर ग्रुप है, तो उसका अगर पतन होता है तो उसका कोई एक कारण नहीं होता है, उनके कई कारण होते हैं। जब आपसी वैमनस्य बढ़ जाता है और योग्यता, खास करके नेतृत्व करने की योग्यता या क्षमता जब किन्हीं भी कारणों से कमजोर पड़ने लगती है, तो पतन होना इनएविटेबल हो जाता है। मराठों के केस में भी कुछ यही हुआ। अयोग्य नेतृत्व मराठों के पतन का एक कारण बना। जो मराठे पहले बहुत शक्तिशाली थे, जिनसे भारत का हर साम्राज्य घबराता था, ब्रिटिशर्स भी घबराते थे। 1790 से 1800 के बीच में जो भी योग्य नेतृत्व थे मराठों के पास, खास करके महाजी सिंधिया, अहिल्याबाई होलकर, पेशवा माधवराव, तुकोजी होलकर, नाना फडणवीस, ये बड़े सक्षम लोग थे, योग्य लोग थे, योग्य नेतृत्व प्रदान करते थे। इनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब कोई भी इतना योग्य नेतृत्वकर्ता मराठों के पास नहीं था, चाहे वो दौलत राव हो या अन्य जो भी हो, उनमें वो क्षमता नहीं थी। इतिहासकारों का मानना है कि जो वशीन की संधि हुई पेशवा के द्वारा, वो एक तरह से मराठाओं की स्वतंत्रता को गिरवी रखने का काम किया। जो अलग अलग फ्रैक्शंस थे, भोसले हो, होलकर हो, सिंधिया हो, गायकवाड़ हो, वो एक दूसरे से वैमनस्य का भाव रखते थे, आपस में ही उलझे रहते थे। जो पहला एंग्लो मराठा युद्ध हुआ, वो उस वैमनस्य का बहुत एक सटीक उदाहरण है, जिसमें राघोवा अपने स्वार्थ के कारण, अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अंग्रेजों से मिल जाता है। तो एक तरफ मराठाओं का जो ये नेतृत्व है, वो योग्य नेतृत्व अब नहीं था मराठों के पास। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास बहुत सारे योग्य नेतृत्व थे। तो अयोग्य नेतृत्व मराठों के पतन का एक बहुत बड़ा कारण बना। यदुनाथ सरकार तो एक अलग ही बात कहते हैं कि मराठा राज्य जो है, उसमें एक स्वाभाविक दोष था। कोई रचनात्मक कार्य वो नहीं करते थे विद्या के विकास के लिए, प्रसार के लिए। जनता के का जो एकीकरण था वो कृत्रिम था, वो बहुत वायबल नहीं था। तो ये भी एक दोष था मराठों के प्रशासनिक व्यवस्था में। लेकिन अगर हम एक आर्थिक दृष्टि पर नजर दौड़ाएं, तो एक स्टेबल आर्थिक नीति का अभाव था। कोई भी राजनीतिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बदौलत ही ज्यादा सुनिश्चित रूप से चल सकती है। औरंगजेब से के विरुद्ध युद्ध करते करते जो मराठे किसान थे, वो धीरे धीरे सारे सैनिक बन गए थे। कृषि करने वाले किसान ही नहीं रह गए थे। एक
आर्थिक अभाव की स्थिति थी। चौथ और सरदेशमुखी के बदौलत अर्थव्यवस्था चल रही थी। तो जो एक मराठा प्रदेश है, महाराष्ट्र का क्षेत्र है, वहां से रिसोर्स जनरेट नहीं हो रहा था, जो कि इस व्यवस्था को आगे स्थायित्व प्रदान कर सके। वेलेस्ली कहता है एक बार कि पूना से 150 मील के अंदर तक कोई भी घास फूस भी दिखाई नहीं दे रहा था, कोई मकान खड़ा नहीं था। मकान में जो लकड़ियां उपयोग की जाती थी उसको जलावन के रूप में इस्तेमाल कर दिया गया था और सारे लोग उस जगह को खाली कर चुके थे। तो जो एक इकोनॉमी का आधार है एग्रीकल्चर, वो टूट रहा था। दक्कन में भीषण अकाल 1804 में पड़ा था। तो इस तरह से एक स्थिर अर्थव्यवस्था या आर्थिक नीति के अभाव में जो मराठा शक्ति है वो कमजोर पड़ने लगी, और जिसका नतीजा हुआ कि एक मराठा साम्राज्य स्थापित करने का जो सपना था मराठों का, वो धीरे धीरे समाप्त हो गया। मराठा राजनीतिक व्यवस्था की कुछ दुर्बलताएं भी थी जो इसके पतन का कारण बनी। जब मराठा शक्ति अपनी पराकाष्ठा पर थी तो एक ढीला ढाला संघ कॉन्फेडरेसी बना हुआ था। छत्रपति जिसमें सर्वोपरि थे। बाद में पेशवा जब छत्रपति का स्थान ग्रहण कर लिया तो जो दूसरे खेमे थे, होलकर, गायकवाड़, भोसले, सिंधिया, ये धीरे धीरे अपने आप को अर्ध स्वतंत्र घोषित कर दिए। पेशवा के प्रति जो इनकी देशभक्ति या राजभक्ति थी वो मौखिक रह गई। कई बार ये अवहेलना कर देते थे। इनका आपस में भी वैमनस्य बढ़ गया। वो एक दूसरे के खिलाफ कई बार खड़े दिखे, खास करके जब जयपुर की राजगद्दी के लिए संघर्ष चल रहा था माधो सिंह और ईश्वर सिंह के बीच में। तो देखा यह गया कि होलकर और सिंधिया दोनों विरोधी खेमे में खड़े थे। 1803 में जब अंग्रेजों के खिलाफ सिंधिया और भोसले लड़ रहे थे तो होलकर तटस्थ था, और बाद में फिर होलकर को भी अंग्रेजों ने पराजित कर दिया। तो ये जो आपसी मतभेद था या एक दूसरे के विरुद्ध जो खड़ा हो जाते थे, ये चारों जो ताकतवर स्तंभ थे मराठा प्रशासनिक व्यवस्था के या मराठा साम्राज्य के, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसका नतीजा हुआ कि ये जो मराठा शक्ति है वो धीरे धीरे कमजोर हुई, और इस मतभेद का फायदा अंग्रेजों ने बाखूबी उठाया। बाखूबी वो एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल किए और अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। तो ये जो एक राजनीतिक व्यवस्था की दुर्बलता है, यह भी एक बहुत बड़ा कारण बनी मराठों के पतन का। एक और जो महत्वपूर्ण कारण माना जाता है कि मराठों की जो सैन्य प्रणाली थी वो अंग्रेजों से पिछड़ी हुई थी। इसमें कोई शक नहीं है कि मराठे बहुत बड़े योद्धा थे, बहुत योग्य थे। पर्सनल वीरता की अगर बात करें तो वो अंग्रेजों से कहीं बहुत ऊपर थे, लेकिन सैनिक संगठन, अस्त्र शस्त्र, तोपखाने, इन सब के मामले में अंग्रेज उनसे कहीं आगे थे। अनेक युद्ध ऐसे हुए मराठों के और अंग्रेजों के बीच जिसमें बहुत सारे विश्वासघात मराठों के साथ किए गए। एक राइटर हैं फ्रंटेस्क्यू, जो अंग्रेजी सैनिकों का इतिहास लिखते हैं, अंग्रेज सैनिकों का। वो कहते हैं कि पोहलम में जो युद्ध हुआ अंग्रेजों का मराठों के साथ,
वहां तोप खाने ने अपने स्वामी मतलब मराठों को धोखा देने का काम किया। मराठों का जो एक मुख्य सेनापति था वो फ्रांसीसी था, जिसका नाम था मस्यू पैरो। उसकी नजर ज्यादा दौलत इकट्ठा करने पर थी, और जब द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ उसके ठीक पहले वो इस्तीफा दे दिया। उसका उत्तराधिकारी था मैथ्यू बेरी। वो पहले कलकत्ता में बावर्ची का काम करता था, वह भी उतना योग्य साबित नहीं हुआ। तो ये जो विदेशी सेनापति थे और सैनिक थे वो अंग्रेजों के खिलाफ मराठों का उतना साथ नहीं दे पाए। पहले की जो युद्ध प्रणाली थी, गुरिल्ला युद्ध प्रणाली, वो अंग्रेजों के खिलाफ ज्यादा कारगर थी मराठों के लिए। और होलकर ने मॉनसन को इसी युद्ध प्रणाली से पराजित किया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गुरिल्ला युद्ध प्रणाली जो है वो मराठों ने छोड़ दिया, और जिसका बड़ा बुरा नतीजा हुआ। जो रेनेशा की वजह से और अन्य कारणों से साइंटिफिक जो एक रिवॉल्यूशन हुआ था यूरोप में, उसकी वजह से जो एक नई उमंग अंग्रेजों के अंदर आई थी, बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे, उसके मुकाबले में मराठे पिछड़े हुए थे। तोप खाना जो था मराठों के पास वो उत्तम और अचूक नहीं था। कई बार तोप खाना धोखा दे देता था। नो डाउट तोप खानों का इंतजाम मराठों ने किया, लेकिन जो ये तोप खाने थे वो विदेशियों के हाथ में थे। उनको चलाने का काम विदेशी करते थे, और वे विदेशी मौके पर ही धोखा देते थे। पूना में भी तोप खाना विभाग बनाया था, तोपों का बहुत महत्व था, लेकिन वो बहुत कारगर नहीं हुए। तो जो मराठों के दुर्ग जो मुगलों के लिए हमेशा ही अविजित रहे थे, उन्हें अंग्रेजों ने आसानी से जीत लिया। तो ये अस्त्र शस्त्र तोप खाने में पिछड़ा होना, विदेशी लोगों पे आश्रित होना, यह मराठों के लिए नुकसानदायक बना। मराठे पराजित हुए। पैदल सेना, घुड़सवार सेना, तोप खाना, ये तीनों में एक बैलेंस जरूरी था, जो बैलेंस मराठों की तरफ से नहीं हो पाया, और अंग्रेजों ने इसका बाखूबी इस्तेमाल किया। तो बैकवर्डनेस इन द टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजी of the warfare is also an important cause of the decline of the Marathas. दूसरी तरफ अंग्रेजों की एक उत्तम कूटनीति थी, जो उनके विजयी होने में सहायक हुई। हमेशा अंग्रेजों ने मराठों को ही मराठों के खिलाफ खड़ा कर दिया। होलकर को गायकवाड़ के खिलाफ, सिंधिया को होलकर के खिलाफ, इन लोगों को पेशवा के खिलाफ। तो ये कूटनीति करने में अंग्रेज माहिर थे, जिसको मराठे समझ नहीं पाए, और उन्हें आपस में ही लड़ाकर अपने साम्राज्य का विस्तार कर दिया। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास एक सुव्यवस्थित गुप्तचर व्यवस्था थी, जिससे मराठे बड़े अपरिचित थे। मराठों के पास उस तरह की सुसंगठित गुप्तचर व्यवस्था नहीं थी। इवन जो अंग्रेज ऑफिशियल्स या जो दूसरे लोग थे जो एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करते थे, तो दूसरे रजवाड़ों का या मराठों का या सबका जो सैनिक व्यवस्था थी उसका भी अध्ययन करते थे, और उसकी सूचना अंग्रेज पदाधिकारियों को मिलती थी, और उसी हिसाब से अंग्रेज पदाधिकारी अपनी स्ट्रेटेजी बनाते थे।
कई अंग्रेज मराठी भाषा भी सीखे थे और वो बहुत सारी चीजों को जानते थे और उनका इस्तेमाल युद्ध में किया जाता था। जबकि इस तरह की कोई स्ट्रेटेजी या गुप्तचर व्यवस्था मराठों के पास नहीं थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि मराठे अंग्रेजों के सामने बहुत दृढ़ता से टिक नहीं पाए। अंग्रेजों का एक प्रोग्रेसिव जो दृष्टिकोण था, प्रगतिशील दृष्टिकोण था, वह भी अंग्रेजों की सफलता में सहायक हुआ। यूरोप या अंग्रेज धर्म और दैवी बंधनों से ऊपर उठ चुके थे। उनके पास एक आधुनिक दृष्टिकोण था, वैज्ञानिक प्रगति पर थे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ वो फाइनलाइज करते थे, सब कुछ देखते थे, उसी तरह से स्ट्रैटेजी बनाते थे। जबकि सिर्फ मराठे ही नहीं, भारत में जितने भी रजवाड़े उस समय थे वो अभी भी मध्यकालीन सोच में जी रहे थे, उसी में जकड़े हुए थे, कई कर्म कांडों में जकड़े हुए थे, जो ब्राह्मणों का एक सामाजिक वर्चस्व है उसमें जकड़े हुए थे। बाजीराव द्वितीय ब्राह्मणों को अलग अलग पद देके ये सोचता था कि इससे पुण्य की प्राप्ति हो। तो ये थोड़ी पिछड़ी हुई सोच जो है, खुद को आधुनिक नहीं बनाना, यह भी मराठों के लिए कमजोरी का कारण बना। जदुनाथ सरकार कहते हैं, एक मराठा और ब्राह्मण संघर्ष की चर्चा करते हैं। एक राइटर हैं G.W. फॉरेस्ट, उन्होंने मराठा सीरीज लिखी है, उसमें वो जगन्नाथ सरकार की बातों से सहमति व्यक्त करते हैं। तो इस प्रकार एक आधुनिक दृष्टिकोण का अभाव भी अंग्रेजों से सफलता पाने में मराठों को सक्षम नहीं रहने दिया। तो ये कई कारण हैं जो मराठा शक्ति पूरे भारतवर्ष की एक शक्ति बन सकती थी, वो नहीं बन पाई। मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो हमारा आपसी जो मतभेद है, जो वैमनस्य है, जिसको अंग्रेजों ने बाखूबी इस्तेमाल किया, सिर्फ मराठों के केस में ही नहीं, हर जगह उन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे इस कमजोरी को वो समझ गए थे और इस कमजोरी का वो फायदा उठाया। अगर हम या मराठी अपने इस आपसी मतभेद को समाप्त कर दिए रहते शायद, तो परिदृश्य कुछ और होता और मराठे पराजित नहीं होते। लेकिन ये सब कारण है जिससे मराठों का पतन हुआ। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। आप खुद भी देखें और अपने दोस्तों को सजेस्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू अगेन विद अ न्यू वीडियो।